नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के ऊपर। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का हमें जो ये मिलती है सारी चीज़ें, ये सीपीसी में भी है सेक्शन 11 और सीआरपीसी की बात करें तो हम वहाँ सेक्शन 300 और अगर एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहाँ सेक्शन 40। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें लगता है कि या हम उन्हें देखने से, हम उन्हें पढ़ने से लगेगा कि ये जो है एक तरह से रेस जुडिकाटा की बात करते हैं। अब रेस जुडिकाटा क्या होता है इसको समझते हैं। रेस का मतलब थिंग्स, जुडिकाटा का मीन्स डिसाइडेड। वो सारी चीज़ें जो कि डिसाइडेड हो चुकी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रेस जुडिकाटा बोलते हैं। यहीं अगर हम पहले थोड़ा एंशिएंट टाइम की बात करें तो यहाँ उसे पूर्व न्याय या प्रयाग न्याय कहा जाता था। बृहस्पति स्मृति में इसका भी जिक्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वहाँ प्रांग न्याय बोलते हैं। वहाँ ये बताया गया कि जो भी कोई पर्सन है, अगर कोई या केस है, अगर वो एक बार डिसाइड हो चुका है तो उसी सेम का पार्टीज के बीच में या सेम मैटर पर हम क्या करेंगे, कोई भी केस नहीं लाएंगे। तो अगर हम सेक्शन 11 की बात करें तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शैल ट्राई any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the person whom they are claiming under them and decided by a competent court। अब सेक्शन 11 क्या कह रहा है कि जो भी कोई कोर्ट है वो क्या करेगी, किसी भी सूट या इशू को उसका ट्रायल नहीं करेगी जो कि कोई ऐसा सूट है या कोई ऐसा इशू है जो कि मैटर क्या है, वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू रहा है किसी भी एक फॉर्मर सूट में जो कि एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड हुआ था। अगर इस सेक्शन को हम पार्ट में डिवाइड करें या फिर हम ये बात करें कि क्या है इसेंशियल कंडीशंस क्या होंगे या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे रेस जुडिकाटा के, तो हम अगर इसी सेक्शंस को कई पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए इसेंशियल कंडीशंस की बात करते हैं। जो पहली इसेंशियल कंडीशंस है वो हमारी है, द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉर्मर एंड सब्सिक्वेंट सूट। मतलब क्या है कि जो मैटर है वो एक डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली होना चाहिए किसमें, फॉर्मर सूट में, जो कि आपने अगर सब्सिक्वेंट सूट भी कर रहे हैं तो। जो पहली कंडीशन है उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 4 और एक्सप्लेनेशन 3, साथ साथ एक्सप्लेनेशन 7 भी हम पढ़ते हैं। तो पहली इसेंशियल कंडीशन क्या रही कि द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। अब मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब है, यहाँ सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन 1 की बात करते हैं जो कि बात करता है कि फॉर्मर सूट की। अब फॉर्मर सूट का मतलब यहाँ ये हुआ कि वो सारे सूट जो कि सेम कॉज ऑफ एक्शन पर या सेम पार्टीज के बीच में पहले ही क्या है वो डिसाइडेड हो चुके हैं। अब जो कंडीशन हमारी जो पहली कंडीशन कह रही है कि फॉर्मर सूट में वो सारे जो मैटर है वो सब्सटेंशियली या फिर डायरेक्टली इशू में होने चाहिए। अब बात करते हैं हम डायरेक्टली मैटर इन इशू की। तो डायरेक्टली से क्या मतलब हुआ कि वो सारी चीज़ें जो कि एक तरह से देखने से, फॉर्मर सूट को देखने से हमें ये लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें सेम है और जो सब्सिक्वेंट सूट अभी फाइल हुआ ये भी सेम है। वहीं अगर हम सब्सटेंशियली की बात करें तो ऐसे इशू या ऐसे मैटर जो कि पहले सूट पे होने चाहिए थे या हमें उन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये होनी चाहिए थी फॉर्मर वाले सूट में भी, जो कि अभी भी जो कि पहले नहीं रेज की गई थी। तो अगर हम मैटर इन इशू की बात करें तो मैटर इन इशू है क्या। मैटर इन इशू का मतलब ये हुआ कि एक पार्टी तो एलेज कर रही है और सामने वाली पार्टी क्या चीज़ कर रही है उस चीज़ को डिनाई कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैटर इन इशू। ये एक्सप्लेनेशन 3 हमारी बात करता है। फिर दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास आती है, द प्रायर सूट मस्ट हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज और पर्सन क्लेमिंग अंडर देम। तो दूसरी कंडीशन क्या रही कि द प्रायर सूट मस्ट हैव बीन बिटवीन द सेम पार्टीज। जो पहला वाला सूट है और जो अभी आप सूट फाइल कर रहे हैं वो दोनों क्या होना चाहिए, वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो इफेक्ट है वो जो रेस जुडिकाटा का इफेक्ट होगा सेम पार्टीज पर ही या पार्टीज पर भी नहीं होगा। हाँ, अगर उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि उसके अंडर में क्लेम कर रहा है तो उसके ऊपर भी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है कि सच पार्टी
मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल। तीसरी कंडीशन क्या, जो पार्टीज हैं वो एक सेम टाइटल में होने चाहिए। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि पहला सूट हुआ था जो किसी भी एक मठ के लिए एक एज अ रिवर्जनल के लिए हुआ था, और दूसरा जो सूट होता है एज अ कैपेसिटी ऑफ मैनेजर के लिए होता है। तो यहाँ जो टाइटल है वो सेम नहीं है, यहाँ अलग, एक पहला रिवर्जनल से रिलेटेड है और दूसरा इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजर है। तो तीसरी कंडीशन क्या है कि जो पार्टीज हैं जो लिटिगेशन कर रही हैं वो एक सेम टाइटल में होने चाहिए। जो चौथी कंडीशन है हमारी, वो कह रही है कि जो कोर्ट है वो जो डिसाइड करेगी पहले वाले मैटर को, वहाँ एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। तो जो मैटर डिसाइड हुआ है कैसे होना चाहिए, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से होना चाहिए। इसके साथ एक्सप्लेनेशन सेकंड और एक्सप्लेनेशन 8 की हम बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन सेकंड में ये कहा गया, एक्सप्लेनेशन ये दूसरी में ये कहा गया कि जब हम कभी कोड की किसी भी कॉम्पिटेंसी को डिसाइड करेंगे तो वहाँ हम यही नहीं देखेंगे कि क्या इसके राइट टू अपील है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे। हम केवल और केवल यही देखेंगे कि क्या अभी इसके पास इस मैटर को डिसाइड करने का वो जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। वहीं अगर हम एक्सप्लेनेशन 8 की बात करते हैं तो जहाँ बात की गई है लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की। एक्सप्लेनेशन 8 जो बात करती है केवल और केवल पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड की बात करती है। हाँ, अगर कहने का मतलब ये है कि जो कोई अगर सूट है जो कि अभी डिसाइड हो गया है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैटर डिसाइड हो गई है सेम एक ऐसे कोर्ट के पास जिसके पास जुरिस्डिक्शन था उसको ट्राई करने का, उसको इंटरटेन करने का, बट आफ्टर क्या होता है कुछ दिनों बाद कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि अब रेसिडुकाटा अप्लाई नहीं होगा, नहीं, उसके ऊपर भी क्या होगा, अप्लाई होगा। और जो लास्ट कंडीशन है, जो क्वेश्चन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू थे किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में, वो फाइनली क्या हो जाएंगे, वो हर्ड होने चाहिए और डिसाइडेड होने चाहिए। तो लास्ट कंडीशन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये कह रही है कि जो भी सूट है वो सुना होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा सूट है जो कि फाइनली डिसाइडेड नहीं है या हर्ड नहीं हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो 5 कंडीशंस रही। पहली कंडीशन तो डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इश्यू होना चाहिए जो भी मैटर है। दूसरी सेम पार्टीज के बीच में। तीसरी वो सेम टाइटल के बीच में हो। चौथी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड हुई हो। और पाँचवीं फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हुई हो। इन्हीं कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। जैसे कि पहली एक्सप्लेनेशन जो बात करती है एक फॉर्मल सूट की, दूसरी एक्सप्लेनेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट से बात करती है, तीसरी एक्सप्लेनेशन जो हमारी बात करती है एक फॉर्म उसमें मैटर इन इशू की बात करती है, चौथी एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथी एक्सप्लेनेशन बात करती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की, जिसमें माइट एंड ऑट की बात कही गई। मतलब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ें या ऐसे मैटर जो कि आप पहले सूट में ले सकते थे, या फिर आपको वो सारी चीज़ें या वो सारे मैटर लेने चाहिए थे और आपने नहीं लिया, तब क्या हो जाएगा, अगर बाद में कभी आप किसी ऐसे सूट पर वो सारे मैटर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगेगा। क्या कहने का मतलब है, वो सारे मैटर्स जो कि आपको लेने चाहिए थे आपने नहीं लिए, तो अगर बाद में कभी आप ऐसे सारी चीज़ें किसी दूसरे सूट में लेकर आते हैं तो आपके ऊपर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा। इसके रेफरेंस में एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस है। इसमें क्या होता है कि एक जो कि डीआईजी होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। वो कोर्ट में जाते हैं और उन्होंने ये प्ली ली कि मुझे क्या है, मेरे को सुनने का मौका नहीं मिला, मुझे सुना नहीं गया, और क्या होता है सूट को वहाँ फिर भी सूट को उनके डिसमिस कर दिया जाता है। दूसरी बार वो फिर से जाते हैं और ये कहते हैं कि जिन्होंने, मैं अपॉइंट हुआ था आईजीपी के द्वारा और इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, जिन्होंने डिसमिस किया उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो मुझे डिसमिस करे। कोर्ट ने कहा नहीं, यहाँ क्या है, आपको ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का बार है, क्योंकि पार्टीज को ये पता था कि हाँ ये जो पर्सन मेरे को क्या कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, बट उसने फिर भी पहले वाले केस में उसने इस प्ली को नहीं रजिस्ट किया। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा मतलब ये सारी चीज़ें जो कि आप पहले ले सकते थे और आपने नहीं लिया, बाद में आप किसी सब्सिक्वेंट सूट में आप उसको क्या कर सकते हैं, रजिस्ट नहीं कर सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन 5 की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 5 में ये बातें कही गई कि जब कभी कोई ऐसी चीज़ें हैं
कि जो कि कोर्ट ने उसको क्या किया है, उस पर डिसाइड नहीं किया है या उस पर कोई भी डिक्री नहीं दी उस इशू पर, तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने उसको क्या किया है, मतलब उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो ऐसे चीज़ों पर भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा। वहीं हम एक्सप्लेनेशन 6 की बात करें तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की बात कर रहा है कि मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उस पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा। फिर एक्सप्लेनेशन 7 की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन 7 क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड कि क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का जो एप्लीकेशन होगा वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी होगा। तो वो एक्सप्लेनेशन 7 बताते हैं कि हाँ, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा। फिर लास्ट एक्सप्लेनेशन 7 जो कि 8 की बात करें, वहाँ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन की बात है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, या हम अगर ये बात करें कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं या क्या पर्पज़ रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा को लाने का, तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि किसी भी पर्सन को हम सेम कॉज ऑफ एक्शन पर क्या करेंगे, 2 बार पनिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तरह से देखा जाए कि ये स्टेट का इंटरेस्ट है या एक तरह से इंटरेस्ट है स्टेट का कि जो लिटिगेशन है उसका एंड होना चाहिए। और तीसरा, जो डिसीजन दिए गए हैं वो क्या माने जाएंगे, वो करेक्ट माने जाएंगे। तो 3 चीज़ें रही। पहला कि हम किसी भी पर्सन को क्या करेंगे, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे या सेम मैटर पे 2 बार हम उसको क्या कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं। 2 बार उसे हम क्या करें, हैरास नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तरह से ये इन द फेवर ऑफ स्टेट है, एक स्टेट के फेवर में है कि जितने भी लिटिगेशन है उनका एंड होना चाहिए। और तीसरे प्रिंसिपल जो बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, मतलब जो सारे जजमेंट आए हैं, जो डिसीजन आया है उसको क्या है, वो करेक्ट है, उसको वो करेक्ट माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन में देखी कई जगहों पर जहाँ जहाँ बताया गया कि ये अप्लाई होगा, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होगा, अप्लाई होता है। तो जैसे कि अब सवाल आया कि क्या रेड पिटीशन में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन होगा कि नहीं। तो सबसे पहले 1960 में एक एम शर्मा वर्सेस डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो रिट्स पर भी अप्लाई होगा। उसके बाद फिर से एक केस आता है दरियाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें ये कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो एक तरह से रूल ऑफ लॉ की बात है, ये एक तरह से रूल ऑफ लॉ के जैसा काम करता है और वो रिट्स पर भी अप्लाई होगा, बट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस पर रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या रिट पर अप्लाई होता है, तो जनरली यस, बट एक्सेप्शनली नहीं। एक्सेप्शनल का मतलब क्या है कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस पर वो अप्लाई नहीं होता है। फिर बात आती है कि क्या जो ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है या इनकम टैक्स या सेल टैक्स पर भी अप्लाई होता है, तो इसका आंसर है नहीं। एक केस था इंस्टॉलमेंट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स पर क्या होगा, एप्लीकेशन उसका नहीं होता है। रीज़न क्या दिया उन्होंने कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो हर साल क्या है, चेंज होते रहता है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। फिर रेस जुडिकाटा जो होगा पार्टीज़ के बीच में अप्लाई होगा, को प्लेंटिफ के बीच में भी अप्लाई होता है, को डिफेंडेंट के बीच में भी अप्लाई होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रो फार्मा डिफेंडेंट होते हैं उनके ऊपर भी ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। तो प्रो फार्मा डिफेंडेंट वो लोग हुए जिनके अगेंस्ट में कोई भी रिलीफ क्लेम नहीं किया गया या जिनके अगेंस्ट कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया, तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेशन प्रो फार्मा डिफेंडेंट के केस में नहीं होता है। अब कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां हमें प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा का एप्लीकेशन और भी नहीं होगा, जैसे कि डिसमिसल ऑफ सूल्टी डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ भी नहीं अप्लाई होता है। कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री में रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई होता है। फ्रॉडुलेंट डिग्री में नहीं होता है। विड्रॉल ऑफ सूट में वहाँ भी नहीं होता है। फिर बात आती है माइनर के केस में। अगर माइनर के केस में कभी भी बात आए
तो अगर वो माइनर है जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक लीगल गार्जियन से या फिर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट से, तब ऐसे केस में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। हाँ, अगर वो डिग्री फ्रॉड तरीके से या किसी भी फ्रॉड से उसे अचीव की गई है, इसे ऑब्टेन की गई है, तो इस केस में माइनर के अगेंस्ट क्या हो जाएंगी, वो सारी चीज़ें रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल क्या होंगे, अप्लाई नहीं होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा के ऊपर अप्लाई नहीं होती हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में हमने ये बात की प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की, और ऐसी कई सारी चीज़ें की बात की जहाँ की रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल अप्लाई होगा और कहाँ पर नहीं होगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।